नमस्कार, मैं रूपेश कुमार अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। देश आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मना रहा है और जब इस देश के अंदर 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ऐसे दौर में भीमराव अंबेडकर को याद करना और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि जो संवैधानिक व्यवस्था है वही संवैधानिक व्यवस्था हमारे लोकतंत्र को कहीं ना कहीं मजबूती देती है। यही वो लोकतंत्र है जिसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने पूरी कोशिश की और अंततः जो एक संविधान हमको प्रदान किया, वो संविधान न्याय, समानता और बराबरी पर आधारित है। पंतनगर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आज इतना वक्त बीत गया है, बावजूद उसके भीमराव अंबेडकर को हम कैसे और क्यों कर याद करें। समय के साथ हर कोई भूल जाते हैं, हम हर किसी को बिसरा देते हैं समय के साथ। लेकिन मेरा मानना ऐसा है ना, बाबा साहब के साथ एक तो सबसे बड़ी मुश्किलें ये रही हैं, चाहे वो थे चाहे नहीं थे, हमेशा कुछ व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष उन्हें अपना अपना कह के लड़ते रहे। आज भी आप देखते होंगे कि कई सारे वर्ग अलग अलग लेवल पे उनका जन्मदिन बना रहे हैं, जयंती बना रहे हैं। ऐसे में सबसे पहली बात तो ये कहूंगी, बाबा साहब को बांटना बंद करें। बाबा किसी एक के नहीं है, बाबा हम सबके हैं। और इस बात का प्रमाण उन्होंने अपने संविधान से दिया, जिसमें उन्होंने हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक वर्ग के लिए, हर एक समाज के लिए उन्होंने अलग से संरचना बनाई। जहां पर हमें वो सीख देते हैं कि हमें किस तरह से अपने अधिकारों को प्राप्त करना है, कौन से अधिकार है जो हमारे मौलिक है, कोई मना नहीं कर सकता, जिसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, या जिनके लिए हमें लड़ना नहीं है वो हमें मिलने ही चाहिए। वहीं पर दूसरी ओर वो हमारे कर्तव्य और दायित्व भी बताते हैं। अब ऐसे में जब मैं आपको ये बता रही हूँ कि उन्हें लोग क्यों नहीं भूलना चाहिए, उनकी जयंती अलग अलग ढंग से बनाई जा रही है, मेरे चश्मे में बाबा साहब जो है ना, वो पूरी दुनिया के लिए जो भी हो, औरतों के लिए तो भगवान है। अंबेडकर खुद कहते हैं कि आप मुझे स्थापित मत करिए, मेरी किताबों को पढ़िए, मेरे विचारों को जानिए, मुझे ईश्वर के रूप में कभी याद मत करिए और ईश्वर के रूप में स्थापित करके इतिश्री मत करिए, और आप उन्हें भगवान कह दे रही हैं। मेरे भगवान यानी मेरे भगवान ऐसे वाले भगवान नहीं है जिन्हें एक जगह स्थापित कर दिया जाए। मेरे भगवान है जो चलते रहते हैं, जो एक अपने आप में विचारधारा है, जिन्हें आप खत्म नहीं कर सकते। जैसे एनर्जी होती है, एक से दूसरे व्यक्ति तक जाएगी लेकिन वो खत्म कभी नहीं होगी, उसका स्वरूप बदलेगा। अंबेडकर वही है। मैं नहीं जानती कि महिलाओं के अंदर क्या विचार चलता है, पर मेरा मानना ये है कि एक महिला होने के नाते मैं उनकी ऋणी आजीवन रहूंगी। जितनी ऋणी मैं अपने माता पिता की हूँ कि मेरे को जीवन दिया, उससे ज्यादा ऋणी मैं अंबेडकर की हूँ कि उन्होंने वो जीवन जीने के लिए मुझे जीवन जीने लायक दिया। अंबेडकर ने कहा कि महिलाओं में बराबरी और अधिकार सुरक्षित होने की बहुत गहरी अनिवार्यता है, जरूरत है, और राजनीतिक होना चाहिए महिलाओं को। इसके लिए क्या किया उन्होंने? बाबा साहब की एक बहुत मशहूर कोटेशन है जिसमें उन्होंने कहा है, किसी भी देश या किसी भी प्रांत की अगर विकास देखना है तो वहाँ की महिलाओं का विकास देखें। ऐसे में हम ये कहें कि महिलाएं द्वंद्व दर्जे की हैं, या जो आजकल शब्द बोला जाता है ग्लास सीलिंग इफेक्ट, अलग अलग जगह हम अलग अलग तरह से उन्हें ट्रीट करते हैं। तो देखिए, पहली सीधी सी बात, जब तक बच्चा नहीं रोता माँ भी उसे दूध नहीं देती, तो लड़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा। बाबा साहब हिंदू कोड बिल लाए, जिससे आपको संपत्ति का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, धर्म का अधिकार, ये सारे अधिकार दिए। लेकिन आप वंचित इसलिए हैं क्योंकि आप खुद उनको नहीं पढ़ रहे। बाबा साहब ने सबसे पहला ही यही नारा दिया कि शिक्षित रहे, और आप शिक्षा में ही पीछे रह जा रहे हैं। आप सोचते हैं चलो पढ़ लिया, लिख लिया, अब क्या करना है। जी हाँ, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सम्मान की बात है, क्योंकि आज मैं बाबा साहब जी को भी धन्यवाद इसलिए देती हूँ और मानती इसलिए हूँ क्योंकि उन्हीं के ये विचारधारा थे, और उन्हीं का ही ये संविधान में लिखित में है कि एक महिला एक देश की राष्ट्रपति हो सकती है, एक राज्य की मुख्यमंत्री हो सकती है, राज्यपाल हो सकती हैं, जिला पंचायत सदस्य या प्रधान भी हो सकती है। आज उन्हीं की वजह से मुझे इतना सम्मान प्राप्त हुआ है। जिस समस्या को आज हम अपने देश में महसूस कर रहे हैं, समानता की, मैं समझता हूँ इसका हमको जो सूत्र मिलता है वो मिलता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से। जिस समय बाबा साहब ने संघर्ष किया, तमाम गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, देश में कुछ आज़ादी के मूवमेंट में भी योगदान दिया, उस समय हमारे देश का हाल क्या थे।
उस समय तो हम दूसरों के गुलाम थे, हमको उपनिवेश कहा जाता था। उस दौर में बाबा साहब ने न केवल भारत, पूरी दुनिया का अध्ययन किया। आपको मालूम ही है कि वो विदेशों में पढ़े, यहाँ पढ़ने के बाद तो उन्होंने पूरे दुनिया का हाल देखा। इसलिए हम अपने भारत तक ही सर को, बाबा साहब को सीमित ना रखें। आप एक स्टूडेंट हैं, बाबा साहब के होने का, बाबा साहब को याद करने के क्या मायने हैं? मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। सो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया था, एंड जिसमें हमें सारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स एंड एवरीथिंग हमें दिए गए हैं। और मैं एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते उनको पढ़ती हूँ, उनको समझती हूँ, और जैसे जैसे उनको पढ़ती हूँ और समझती हूँ, ये बात समझ में आती है कि उन्होंने हमारे लिए कितना सब कुछ किया है। लाइक जो भी उन्होंने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जो राइट टू इक्वलिटी हो, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल राइट टू लाइफ एंड। आपको लगता है कि जो मौलिक अधिकार हैं हमारे संविधान में दिए हुए, उसका मानव का पूरी तरीके से वो प्रयोग कर पा रहे हैं लोग आज के समय में? ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारी जो इंडियन जो पॉपुलेशन है वो इतनी एजुकेटेड नहीं है कि वो ये बात समझ पाए कि उनके मूल अधिकार क्या हैं। और ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम ये चीज़ कम्युनिकेट करें कि मूल अधिकार क्या हैं, आप लोगों के क्या अधिकार है, आप लोगों को ये समझ पाएं और दूसरों को भी समझा पाएं। इसीलिए एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले, शिक्षा पे फोकस करना चाहिए। इसीलिए बाबा साहिब ने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा एक मेजर फोकस। अम्बेडकर कहीं ना कहीं खतरनाक रूप में भी नजर आते हैं, वो उस विचारधारा को जो अम्बेडकर के खिलाफ विचारधारा है। आज भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि अम्बेडकर की प्रतिमाओं को तोड़ दिया जा रहा है, छेड़छाड़ की जा रही है। वो अम्बेडकर पर प्रहार नहीं है, बल्कि अम्बेडकर की पूरी विचारधारा पर प्रहार है। क्या कहना चाहेंगे, क्या आज के समय में जब संविधान इतना परिपक्व मजबूत है, तब भी ऐसे हमले जायज हैं क्या? मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी आपको। आप लेनिन को जानते हैं? जी। कम्युनिज्म के रूस के जो क्रांतिकारी थे, है ना, बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, मैं नहीं जानती थी उन्हें। तो जिन्होंने उनकी मूर्ति तोड़ी, उन्होंने एक एहसान कर दिया कि जो नहीं जानते थे वो भी उन्हें जान गए, है ना। और जब ऐसी विचारधारा वाले लोग जब तोड़ते हैं या उन्हें उनके ऊपर अक्सर रंग डालते हैं, गंदा करते हैं, तो वो शायद ये भूल जाते हैं कि तुम एक मूर्ति तोड़ोगे, उसे बनाने वाले 100 खड़े हो जाएंगे। वो मूर्ति बने ना बने फर्क नहीं पड़ता, उनके अंदर अम्बेडकर फिर से जिंदा हो जाएगा। निश्चित तौर पर अम्बेडकर थे, और अम्बेडकर को समझना ज्यादा जरूरी है, उनको पूजने से ज्यादा जरूरी है अम्बेडकर को समझना और पढ़ना। सर, मेरा सवाल ये रहेगा कि एक आम नागरिक जो आजकल पढ़ाई लिखाई से दूर है, लेकिन अम्बेडकर को समझने के लिए क्या पढ़ना जरूरी है? देखिए, जो अम्बेडकर साहब हैं वो किसी व्यक्ति का जो एक विचारधारा है, और वो विचारधारा क्या है आपका? सबसे पहले शिक्षा है, उसके बाद सबको स्वास्थ्य है, इक्वल स्वास्थ्य हो गया, और सबको न्याय। तो ये जो है ये सबके लिए है। और ये कहते हैं कि भाई जो अम्बेडकर साहब है दलितों के नेता है, ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है, ये सबके नेता है। उन्होंने आदिवासियों के लिए भी बात की है, जनजातियों के लिए भी बात की है, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए बात। तो उन्होंने सबके लिए कहा है भाई एजुकेशन होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, और इसी से देश चलता है। सारे जितने भी चीजें हैं, अगर आपके पास एजुकेशन है तो यू कांट डू नथिंग। तो आपके जो सर्वांगीण जो विकास होना है वो सबसे पहले शिक्षा। तो बाबा साहब सबसे पहले जो उनका था वो शिक्षा पे ही उनका फोकस था। उसके बाद फिर यूनाइट होके काम करिए, संगठित होके सब काम करिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट। वो जरूरी नहीं कि भाई एक उसका था। उन्होंने कहा कि सब सर्वांगीण विकास तभी होगा जब सब संगठित होंगे। अम्बेडकर को जानने के लिए कौन सी उनकी 14 किताबों का जिक्र होता है, लेकिन वो 14 किताबें उपलब्ध नहीं होती हैं। तो वो 14 किताबें क्या हैं, बहुत संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को आप बता सके तो। दुर्भाग्य से जी, मैंने वो 14 किताबें ना देखी हैं ना पढ़ी हैं जी। सिर्फ एक किताब पढ़ी है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति तोड़ो। मैं दुनिया के सभी लोगों से कहना चाहूंगा, सिर्फ इस किताब को आप पढ़ लीजिए जी, आपको पूरा अम्बेडकर और पूरी दुनिया समझ में आ जाएगी। जी। जातियां खत्म हो जाएंगे तो बहुत सारे झगड़े वैसे ही खत्म हो जाएंगे। क्या वो 14 किताबों का जिक्र आप कर सकती हैं? नहीं सर, क्योंकि अभी जैसे कि आपने कहा कि उपलब्ध नहीं है, वाकई मुश्किल हो जाता है उन किताबों तक पहुंचना। जी, मैंने भी सिर्फ एक ही 2016 के बाद वो प्रिंट होनी बंद हो गई शायद। जी हाँ, तभी इसी वजह से सिर्फ एक ही किताब है, इनहेलेशन ऑफ कास्ट। जी, सिर्फ लेकिन मैं ये एक ही किताब नहीं है, 14 किताबें हैं टोटल। मैम, आप बता पाएंगे क्या? अगर आपको किसी भी तरह की किताबों की कोई दिक्कत हो तो सम्यक प्रकाशन लगातार छाप रहा है। इसके अलावा कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे बाम सेफ,
का मूल निवासी संगठन है, वो आज के दिन स्पेशली ये जो हफ्ता होता है ना 11 से अप्रैल से शुरू होके फूले अम्बेडकर जयंती को इकट्ठा बना के वो लोग मूल निवासी मेला लगाते हैं, जिसमें जगह जगह वो संविधान की फ्री कॉपीज वितरित करते हैं, सारी किताबें लाते हैं, चाहे उसमें शूद्रास हो, चाहे आपका एनालिसिस ऑफ कास्ट हो, और चाहे अभी तक बाबा साहब के ऊपर जो 200 किताबें छापी गई हैं अभी तक, जो केवल उनको डेडिकेटेड है, या फिर उनके वाङ्मय है जो कि उनके सारी स्पीचेस उनके पूरे जीवन काल में 16 खंडों में बांटी गई हैं, जिसमें सबसे प्रमुख 7 या 8वां खंड माना जाता है, वो सारी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आपको मुश्किल नहीं होगी उनकी किताबें पाने में। और लेकिन अभी किताबों पे चर्चा कम होती है, एक तरीके का हीरोइज्म आ गया है कि अम्बेडकर को पूजना है, अम्बेडकर को मनाना है, झांकियां निकाल दो, झंडे लेके चल दो, होली खेल लो, इस बहाने हो हल्ला कर लो, डांस कर लो, लेकिन जो उनके मूल सिद्धांत हैं, विचार हैं, उस पर शायद उतना फोकस नहीं हो पाता। नहीं, फोकस होता, देखिए ये भी एक अवेयर करने का तरीका हो सकता है। भाई सबको तो नहीं पता, सभी तो उतने शिक्षित नहीं है, लेकिन एक तरह से भाई ठीक है, कुछ हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, तो इट्स अ काइंड ऑफ जो ना अवेयरनेस, तो इससे भी अवेयर होते हैं लोग। आप मानते हैं कि जाति का दंश अभी भी बहुत खतरनाक है? बहुत शॉर्ट में। हाँ, कहीं ना कहीं ये छुटपुट घटनाएं होती हैं, काफी होती हैं चीजें अभी भी। सर, रोज अखबारों में सुनने में आ जाता है, रोज हम टीवी चैनल्स में देखते हैं, जातियां सबसे बड़ी समस्या है देश के अंदर, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि मैं अपने कॉलेज की बात बताती हूँ, जब भी हमारे कॉलेज में डिस्कशंस वगैरह होता है या कुछ भी हो रहा होता है, तो उसमें मोस्टली जो है लोग रिजर्वेशन के अगेंस्ट या फिर जो भी डिस्कशंस हो रहे होते हैं उसमें वो बाबा साहब के अगेंस्ट में होते हैं। मैंने बहुत ऐसा सुना है और देखा भी है अपने कॉलेज में, और कोई भी अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता। मैं अब तक हम भी तो छोड़ने को तैयार नहीं है ना। अगर बाबा साहब की बात करें तो बाबा साहब को मानने वाले लोग भी अपनी जाति को छोड़ने को तैयार नहीं है। हाँ, मैं अब तक जितने अपने कॉलेज में अब तक मैं किसी भी SC ST OBC जो मैं नहीं जानती हूँ, जो उन्होंने कोई भी इंसान या कोई भी स्टूडेंट अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्हें या तो डर लगता है या तो उन्हें लगता है कि हम छोटे हो जाएंगे कि अगर हम अपनी आइडेंटिटी रिवील करेंगे तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। मैम, जाति बड़ी समस्या है देश के अंदर। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बाबा साहब की बात को फिर कोट करूंगी कि जाति नहीं जाती, जानी चाहिए, लेकिन अब जाति तो तभी जाएगी ना जब आप उससे बाहर निकलेंगे। आप खुद नहीं निकलना चाहते, आप खुद, अगर आप खुद सोचिए, आप OBC के हैं, आप SC ST के हैं, किसी भी वर्ग के, आप उसी में, आप अपने से नीचे वाले को नीचा देखते हैं, आप अपने से ऊपर वाले को ऊपर देख रहे हैं, तो कैसे जाएगी जाति? हाँ सर, जातिवाद से मानवता को नुकसान होता है, मानवता खत्म होती है। जैसे कहते हैं ना कि समानों में समानता, वैसे ही सर जातिवाद का भी होता है कि समानों में समानता रहे, जातिवाद में भी रहे। आप कह रहे हैं, और जैसे कि कहा जाता है कि जातिवाद को खत्म करना चाहिए, क्योंकि जातिवाद से क्या होता है, मानवता का नुकसान होता है। आज हम देश में इतने सारे अपराध देख रहे हैं, वो किसी वजह से नहीं, सिर्फ जातिवाद की वजह से। चुनाव चल रहा है इस समय, लेकिन आज भी चुनाव में वोट आदमी भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जाति के आधार पर ही लोग देते हैं वोट। सारे समीकरण राजनीतिक दलों के उसी आधार पर बैठते हैं। जाति समस्या है सर क्या? जाति सामान्य आदमी के लिए समस्या नहीं है, ये चतुर लोगों ने समस्या बना रखी है। मैं अपने दैनिक जीवन में महसूस करता हूँ, सारे लोग एक दूसरे को गले मिलते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में जाते हैं और बधाइयाँ देते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। सिर्फ चतुर लोगों की चतुराई की वजह से कुछ हमारे ऐसे लोग जिनको जाति की ABCD मालूम नहीं है, वो इसके हथकड़ी जैसे जकड़े हुए हैं इसके जाल में। बाकी जाति लगभग समाप्त हो चुकी है। सिर्फ अभी भी घटनाएं आम आती हैं। अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता है, राजस्थान के अंदर कुएं से पानी निकालने को लेकर भी जो है हत्या हो जा रही है। मैम, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जातियां हावी नहीं है समाज पर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, बाबा साहब ने संविधान में सीधा साफ लिखा है, उन्होंने अनटचेबल वर्ड यूज किया है, उन्होंने SC शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब शब्द का प्रयोग किया, उन्होंने कहीं भी इस वर्ग को किसी धर्म से नहीं जोड़ा। तो अगर आपको इससे बाहर निकलना है तो उसका एकमात्र सल्यूशन या एक तरह का तरीका सिर्फ यही है सुलटाने का कि आप बाबा साहब से जो भी चीजें जुड़ी हैं वो पढ़ें, संविधान पढ़ें, उनका लिखा हुआ शूद्रास पढ़ें, बुद्धा एंड धम्मा पढ़ें। उन्होंने मैं जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन बौद्धिज्म तक भी आप पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा था, कोट किया था, मेरे बस में नहीं था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, क्योंकि ये जाति पर आधारित है और जहाँ जातियाँ हैं वहाँ हिंसा है, वहाँ नफरत है और वहाँ गैर बराबरी का माहौल है। केवल हिंदू के लिए ऐसा नहीं बोला, अगर ऐसा होता तो उनके पास कई पढ़ रहे थे, सारे धर्म को पढ़ रहे थे। उन्होंने इस्लाम को भी पढ़ा है, उन्होंने क्रिश्चियन को भी पढ़ा, वो जैनिज्म को भी पढ़ा, लेकिन लास्ट में उन्होंने बुद्ध बनना ही स्वीकार किया था।
तो आप ये कह सकते हैं कि बुद्धिज्म एक सम्यक मार्ग को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। जैसे मैंने शुरुआत में आपसे बोला, मेरे भगवान हैं जो चलते रहते हैं, जो रुकते नहीं। तो बाबा साहब जो हैं, जो बुद्धिज्म है वो सबसे न्यू, सबसे नई विधाएं हैं, उसमें सबसे प्रैक्टिकल धर्म है। देखने को ये आ रहा है कि जब हिंदू मुसलमान के दंगे होते हैं तो बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, यानी कि हिंदुत्व की रक्षा का जो एजेंडा उठाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जो दलित, पिछड़े या अति पिछड़े लोग हैं, वही लोग सबसे ज्यादा हावी होते हैं। ये एक तरीके से दुर्भाग्य भी हो सकता है। जातियां खत्म होनी चाहिए, ये इच्छा अंबेडकर साहब की भी थी, और एक बेहतर और स्वस्थ समाज के लिए यह अनिवार्य भी है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।